नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम तीनों मेथड्स के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से भारत में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मेथड है ये वर्ल्ड वाइड हर कंट्री अपनी कंट्री में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज करता है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रोडक्शन मेथड के बारे में। तो प्रोडक्शन मेथड की अगर हम बात करें, इसे वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जाना जाता है या आउटपुट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। प्रोडक्शन मेथड के अंदर जितना भी जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उन सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस पे कंट्री की इनकम बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बाइक प्रोड्यूस कर रहे हो, आप बाइक बना रहे हो या आप कार बना रहे हो, तो आप साल भर में कितनी बाइक बना रहे हो, कितनी कार बना रहे हो, उसे आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे और उसके बेसिस पे बताओगे कि आपकी जो कंपनी की ग्रोथ है वो कितनी रही इस साल। इसी तरीके से भारत भी अपनी कंट्री की जितने भी जो बिजनेसेस हैं उनकी इनकम को कैलकुलेट करता है। उन्होंने जितना भी प्रोडक्शन किया, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है, उससे जो भी इनकम हुई है उसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस पे पता चलता है कि कंट्री की इनकम क्या है। तो प्रोडक्शन मेथड में जैसे मैंने बताया कि कंट्री के बिजनेस को कैलकुलेट किया जाता है। हर कंट्री अपनी कंट्री के बिजनेस को कैलकुलेट करती है। अब कंट्री का जो बिजनेस होता है, किसी भी कंट्री का जो बिजनेस होता है वो तीन सेक्टर में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, देन योर सेकेंडरी सेक्टर, देन योर टर्सरी सेक्टर। तो देयर आर थ्री सेक्टर इन विच कंट्री बिजनेस इज डिवाइडेड। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाता है? प्राइमरी सेक्टर में जितना भी जो आपका एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर या उससे जो रिलेटेड क्षेत्र होते हैं एंड एलाइड एरियाज, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। किसी भी कंट्री का जो प्राइमरी सेक्टर होता है, हर कंट्री के प्राइमरी सेक्टर में उसका एग्रीकल्चर और उसके जो एलाइड एरियाज हैं, एलाइड एरियाज का मतलब क्या हो गया, जो भी फार्मिंग है या फिशिंग है, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, बहुत सारी तरीके के एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर या उससे जो रिलेटेड क्षेत्र हैं उनसे जो भी इनकम हो रही है वो कैलकुलेट की जाती है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें, सेकेंडरी सेक्टर में हर कंट्री अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को कैलकुलेट करता है कि जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करके उसकी जो इनकम हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि आप मान लीजिए कार प्रोड्यूस कर रहे हो, आप बाइक प्रोड्यूस कर रहे हो, आप लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप एयरप्लेन प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने कोई उड़ने वाली कार बना दी, इस तरीके से आपने कोई प्रोडक्शन कर दिया, तो प्रोडक्शन करके जो इनकम हो रही है वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। तो हर कंट्री का जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें उसके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को कैलकुलेट किया जाता है। एंड देन लास्ट इज टर्सरी सेक्टर। अब टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो टर्सरी सेक्टर में जितनी भी जो सर्विस इंडस्ट्री है, जितनी भी जो सर्विस इंडस्ट्री है जो सर्विस प्रोवाइड करके इनकम अर्न करती हैं, वो टर्सरी सेक्टर में आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें बैंक, बैंक क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करके इनकम अर्न करता है। इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करके इनकम अर्न करता है। या एजुकेशन, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करके इनकम अर्न कर रहा हूँ। जोमेटो है, उबर है, इस तरीके की जितने भी जो सर्विस रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं। और इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें या इंडिया के बिजनेस की अगर हम बात करें, तो इंडिया के बिजनेस में जो 60% प्लस कंट्रीब्यूशन होता है वो टर्सरी सेक्टर से ही होता है। फिर सेकेंडरी सेक्टर से होता है, देन प्राइमरी सेक्टर से होता है। देखो, प्राइमरी सेक्टर से का जो परसेंटेज है कम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हम जो प्राइमरी सेक्टर से गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, मार्केट वैल्यू नहीं होती है। मार्केट वैल्यू जो सबसे ज्यादा होती है वो सेकेंडरी सेक्टर की गुड्स की होती है और टर्सरी सेक्टर की गुड्स की होती है। यानी जो इनोवेशन हो रहा है या कुछ नया आप लेके आ रहे हो वो सेकेंडरी सेक्टर में लेके आ रहे हो या टर्सरी सेक्टर में लेके आ रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपने जैसे मैंने बताया उड़ने वाली कोई कार बना दी, मान लो कोई इस तरीके की इलेक्ट्रिक ट्रेन बना दी जो एक जगह से दूसरी जगह आपको 5 मिनट में पहुंचा दे। ठीक है, कोई उड़ता हुआ विमान, विमान तो उड़ता ही हुआ होता है, मतलब किसी भी तरीके का कुछ आपने इन्वेंशन किया, कुछ आपने प्रोडक्शन किया, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और आपको इस तरीके की इन्वेंशन करके, रिसर्च करके कुछ उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो जिसके बेसिस पे आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो। जैसे अमेरिका है, अमेरिका बड़ी बड़ी चीजें बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, बड़े बड़े प्लेन्स हो गए, डिफेंस की मटेरियल हो गए, साइंटिफिक मटेरियल हो गए, ठीक है, या अगर स्पेस क्राफ्ट हो गए, या अच्छी बड़ी बड़ी मूवीज में इन्वेस्ट करता है। तो वो बड़ी बड़ी चीजों में इन्वेस्ट करता है इस तरीके की जिससे उसकी इनकम ज्यादा होती है, क्योंकि वो वैल्यू ऐड कर रहा होता है। इसी तरीके से ट्रेजरी सेक्टर से भी इनकम ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही होती है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, या उस तरीके से उसे बनाने में, उसे चलाने में
अलग तरीके से उसमें एफर्ट लगते हैं, एजुकेशन लगती है, तो इस वजह से उसकी जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐप बना दिया, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो टर्सरी सेक्टर में आ जाती हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो भी कंट्री होती है, हर कंट्री का बिजनेस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में डिवाइडेड होता है। तो हमारी कंट्री का भी जो बिजनेस है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में डिवाइडेड है। हमारे पेपर में क्वेश्चन कई बार आया भी है कि बैंक कौन से सेक्टर में आता है, टर्सरी में आता है, सेकेंडरी में आता है कि प्राइमरी में आता। तो बैंक टर्सरी में आता। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि अमेजॉन कौन से सेक्टर में आ रहा है, तो अमेजॉन टर्सरी में आएगा। अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया सैमसंग कौन से सेक्टर में आ रहा है, तो सैमसंग सेकेंडरी में आएगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करके दुकान में बेच रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, अब हम और बात कर लेते हैं प्रोडक्शन मेथड में और क्या क्या चीजों को हमें देखना होता है। प्रोडक्शन मेथड की अगर हम बात करें, इसमें जो जीडीपी की डेफिनेशन होती है प्रोडक्शन में, हर मेथड में जीडीपी की डेफिनेशन या कैलकुलेशन का मेथड अलग है। तो इसमें जो जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी की जा रही है। तो पहले तो जीडीपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी डोमेस्टिक का मतलब विद इन अ कंट्री। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें जीडीपी की प्रोडक्शन मेथड के अंदर, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। साल भर में विद इन अ कंट्री जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, फाइनल उसकी जो वैल्यू है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसे लिया जाता है और उसके बेसिस पे बताया जाता है कि कंट्री की टोटल इनकम क्या है। तो जीडीपी जो वैल्यू बताई जा रही होती है, जब भी हम न्यूज में देखते हैं कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, तो जो हमारी भारत की बाउंड्री के अंदर, हमारे प्यारे भारत की बाउंड्री के अंदर जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उस इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की सेक्टर की अगर हम बात करें, तो भारत में इंडियन कंपनीज तो हैं ही, ऑब्वियस सी बात है, प्लस फॉरेन कंपनीज भी हैं। भारत में अमेजॉन भी है, ठीक है, भारत में टेस्ला भी आ गई है, भारत में और भी बहुत सारी विदेशी कंपनी है। तो तो भारत की बाउंड्री के अंदर जो भारतीय कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है और जो विदेशी कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है, उन सबकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें भारत की जो कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भारत की कंपनी है, एक रिलायंस है। अब रिलायंस भारत के अंदर भी है और भारत के बाहर भी है। रिलायंस मान लीजिए अमेरिका में भी है। तो तो यहाँ पर अगर हम बात करें जीडीपी में, सिर्फ जो भारत के अंदर जो कंट्रीब्यूशन कर रही है, चाहे वो भारतीय कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, हम उस इनकम को कैलकुलेट करते हैं। जिसके बेसिस पे भाई, अगर यहाँ पर हम देखें फॉरेन कंपनीज या इंडियन कंपनी यहाँ पर काम कर रही हैं, यहाँ की बिजनेस को बढ़ा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है और कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम उससे लेते हैं जो हमारी कंट्री की इन समस्याओं को दूर करता है। ठीक है, तो जीडीपी वैसे भी अगर हम देखें, जीडीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। जीडीपी जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज भारत की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस की जा रही हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को लिया जाता है। अब यहाँ पे लिया फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब ये हो गया कि मान लो आपने कोई बाइक बनाई, कोई बाइक बनाई। अब बाइक में आपने इंजन लगाया, उसके स्पेयर पार्ट लगाए और भी बहुत सारे, उसकी सीट लगाई, उसमें स्टैंड लगाया। तो जब आप बाइक बना रहे हो तो आपने जो भी उसमें मटेरियल यूज किया, उस मटेरियल को लगा के आपने जो बाइक की फाइनल वैल्यू रखी, मान लो बाइक की फाइनल वैल्यू रखी आपने 2 लाख, तो इस 2 लाख के अंदर ही उसके इंजन की कॉस्ट है, उसके स्पेयर पार्ट जितने भी आपने लगाए उनकी कॉस्ट है। आप ऐसा नहीं करोगे कि स्पेयर पार्ट को अलग से कैलकुलेट करो कि मेरा इसमें 20,000 का इंजन लग गया, 5,000 की सीट लग गई या 10,000 की टंकी लग गई, ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे। ठीक है, कि आप उसे भी कैलकुलेट करो और फिर इसे 2 लाख को भी करो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी अगर आप वस्तु बना रहे हो, उसकी जो फाइनल वैल्यू है उसे लिया जाएगा। उस फाइनल वैल्यू में ही वो सारे के सारे जो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो आप इस तरीके की, जो आप कोई भी चीज बना रहे हो उसे एक एक करके लगा रहे हो, उसे इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो वो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उसे अगर हम देखें, उसे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। जो फाइनल वैल्यू होती है उसे कैलकुलेट की जाती है प्रोडक्ट की।
ओके, तो ये आपको ये पूरी डेफिनेशन अच्छे से आई होप क्लियर हो गई होगी कि जीडीपी के अंदर हम भारत की बाउंड्री के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, उनकी इनकम को कैलकुलेट करते हैं और जो भी वो प्रोड्यूस कर रही हैं उसकी फाइनल वैल्यू को लेते हैं, जो उसकी मार्केट प्राइस होती है। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रोडक्शन मेथड की थ्योरी देख लेते हैं। तो इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। We calculate money value of all final goods and services produced in a economy during a year. Final value, ठीक है? Final goods here refer to those goods which are directly consumed and not used in further production process. तो डायरेक्टली जो हम फाइनल गुड्स क्या होगा, जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, हम उसे फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं करेंगे। मान लो आपने कोई 2 लाख की बाइक बनाई, अब बाइक बनाने के बाद आप उसको हवाई जहाज नहीं बनाओगे। आपने बाइक बना ली, अब वो बिक गई, ठीक है? तो फर्दर उसे प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे हो कि उसमें आप 2 पंख और लगा दो, उसमें और एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है? तो जो आपने फाइनल उसे बेच दिया, वो वहां पर क्या हो गया, जो फाइनली जो कस्टमर है उसने ले ली, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा, ठीक है? फर्दर आगे उसे प्रोडक्शन में यूज नहीं किया। गुड्स विच आर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट्स गुड्स। इन द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। जैसे मैंने बताया कि कोई भी वस्तु होती है, उसमें उसके जो भी आप इंग्रेडिएंट या जो भी आप उसमें पार्ट्स लगा रहे हो, वो उसकी जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। देयरफॉर वी डू नॉट काउंट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन नेशनल इनकम, अदरवाइज देयर विल बी डबल काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। तो हम दोबारा इसलिए कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि इससे डबल काउंटिंग हो जाती है किसी भी वस्तु की। आई होप ये क्लियर होगा। तो अब हम प्रोडक्शन मेथड के अंदर जीडीपी की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, देख लेते हैं। अभी हमने समझ ही लिया जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है प्रोडक्शन मेथड के अंदर, बट यहाँ पर हम नोट्स देख लेते हैं। तो जीडीपी इज टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। भारत की बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? देन जीएनपी। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये भी प्रोडक्शन मेथड के अंदर मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्शन मेथड के अंदर 4 मेथड्स होते हैं, 4 मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं जिससे जिससे इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। एक तो जीडीपी हो गया, दूसरा जीएनपी। जीएनपी की अगर हम बात करें, पहले नोट देख लेते हैं क्या इसकी डेफिनेशन है। Production by those Indians who are living in India or production by those Indians who are living abroad, both will be included in GNP। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने आपको जीडीपी में क्या बताया था कि रिलायंस जो है वो अगर भारत के अंदर है तो हम उसकी इनकम को कैलकुलेट करेंगे जीडीपी में, अगर भारत के बाहर है तो हम उसे इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। बट जब हम जीएनपी कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तब हम जीडीपी, इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखिए, जीएनपी के थ्रू हमें यह पता चलता है कि वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में इंडियंस की कितनी इनकम है। इंडियंस की अगर हमें इकोनॉमी पता करनी हो, इंडियंस की हमें इकोनॉमिक कंडीशन पता करनी हो, तो पूरे वर्ल्ड वाइड इंडियंस की क्या इकोनॉमिक वैल्यू है, क्या क्या अर्निंग हो रही है, कितना वो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हमें ये पता करना है कि इंडियंस वर्ल्ड जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम जीएनपी को कैलकुलेट करते हैं। तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या हो गया, जीडीपी, यानी भारत के अंदर तो जो इंडियंस हैं वो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, तो इंडियंस जो इनकम है, इंडियंस कंपनीज की इनकम है वो हम ले लेंगे। साथ ही साथ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारी कंपनी इंडियन कंपनीज अब्रॉड में है, जो भी हमारी इंडियन कंपनीज फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, उनकी इनकम को भी हम ले लेंगे। इंडियन कंपनीज इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उनकी इनकम को भी हम ले लेंगे। तो जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि पूरे विश्व में इंडियंस कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब उस समय हम जीडीपी में क्या कर रहे थे, जब जीडीपी की डेफिनेशन हमने देखी थी, तो उसमें हम इंडियंस कंपनीज प्लस फॉरेन कंपनीज की भी इनकम को कैलकुलेट कर रहे थे, फॉरेन कंपनीज की इनकम को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है? अब देखो, ये नेट वर्ड है। नेट का मतलब होता है कोई चीज माइनस होना, ग्रॉस का मतलब टोटल हो गया, और टोटल में जब हम कुछ माइनस कर देंगे तो नेट आ जाता है। तो यहां पर हमें माइनस क्या करना, माइनस हमें फॉरेन कंपनीज की इनकम को करना है, क्योंकि हमें पूरे विश्व में सिर्फ इंडियंस की इनकम को कैलकुलेट करना है। और वो यहां पर जीएनपी की इनकम कैलकुलेट कौन करेगा, एनएसओ करेगा, ठीक है?
तो इंडियंस कंपनीज की इनकम कैलकुलेट करेगा और साथ में जो भी इंडियन कंपनीज अब्रॉड में काम कर रही हैं उनकी इनकम कैलकुलेट करेगा। फॉरेन कंपनीज की इनकम को कैलकुलेट नहीं करेगा, उसे एक्सक्लूड कर देगा, जिससे हमें पूरे विश्व में इंडियंस की क्या सिचुएशन है, इंडियंस की इकोनॉमिक कंडीशन क्या, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जीडीपी और जीएनपी दोनों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगला जो मेजरमेंट का तरीका है प्रोडक्शन मेथड के अंदर उसे देखते हैं। अगला जो मेथड है, मेथड नहीं, अगला जो मेजरमेंट का जो फॉर्मूला है, जो मेजरमेंट का फॉर्मूला है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। तो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया भी है कि एनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, इतना सिंपल क्वेश्चन आया है। ऑप्शन में ये नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होता है, तो बच्चे नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगाए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसका फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में से हम बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब शुद्ध घरेलू उत्पाद, देखो नेट का भी मैंने मतलब बताया कि नेट में, नेट का मतलब होता है कोई चीज माइनस होना। फॉर एग्जाम्पल, देखो, एक होती है आपकी ग्रॉस सैलरी और एक होती है आपकी नेट सैलरी। मान लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी जो पर मंथ है वो 1 लाख रुपीज है, 1 लाख पर मंथ। ठीक है, और आपकी जो नेट सैलरी है पर मंथ वो आपकी मान लीजिए 80,000 है। आप बोलोगे सर ये 20,000 कहाँ गए? 20,000 में अगर हम बात करें, आपके कुछ टैक्स में कट गए, कुछ पीएफ में कट गए, कुछ आपने पेंशन में कटवा दिए, कुछ आपने अपने कुछ और भी जो डिडक्शन है उन्हें करवा दिए। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, आपकी जो इन हैंड सैलरी आ रही है वो 80,000 आ रही। तो जो आपकी इन हैंड आ रही है वो नेट हो गई, और जो आपकी टोटल सैलरी वो 1 लाख हो गई। तो ग्रॉस में से जब कोई चीज माइनस होती है तो वो नेट होता है। इसी तरीके से जीडीपी में से जब कोई चीज माइनस होगी, देन इट इज नोन एज नेट। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, व्हेन डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम जीडीपी वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एनडीपी। एक डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखो, डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। जब हम कोई चीज बना रहे होते हैं, सुनना ध्यान से, जब हम कोई चीज बना रहे होते हैं तो हम कोई ना कोई मशीन का यूज कर रहे होते हैं। मान लो मैं टायर बना रहा हूँ, कोई टायर बना रहा हूँ, और वहां पे टायर बनाने के लिए मैंने मशीन का यूज किया। मैंने 10 लाख की मशीन लगाई थी। अब इतने साल भर में, इन अ ईयर, इसने मान लो 1 लाख टायर प्रोड्यूस किए, 1 लाख टायर प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब ये जो 10 लाख की मशीन इतने इस साल भर में इतने मेहनत करी, इतना टायर प्रोड्यूस किया, तो 1 साल बाद, 1 साल के बाद क्या इसकी जो वैल्यू है वो क्या 10 लाख रहेगी? मशीन की वैल्यू हमेशा कम होती है। दो चीजों की वैल्यू है जो हमेशा बढ़ती है, एक लैंड और एक इंसान। यानी जो भूमि है, जमीन है, जमीन की कीमतें हमने देखा कई बार बढ़ते हुए, बढ़ती हैं, हमेशा ही बढ़ती हैं। और हमारी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। ठीक है, अगर हम अपना इंप्रूवमेंट करते रहें तो हमारी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। मशीन की वैल्यू घटती है, डेप्रिसिएशन होता है। तो क्या होता है कि जितना भी उसका डेप्रिसिएशन हुआ, यानी जो उसकी वैल्यू कम हुई, एक परसेंटेज लगाया जाता है कि इतनी वैल्यू इसकी कम हो गई है, यानी इसकी जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, वो कम हो गया। अब इंसान की अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए तो वो एक ऑब्वियस सी बात है कि एक टाइम के बाद लाइफ स्पैन इंसान की कम होने लगती है। मान लो 60 या 70 के बाद लाइफ स्पैन कम होने लगती है। बट जो वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ वो बढ़ती है। मशीन की में अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो मान लो हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, यानी 1 लाख रुपए इसमें से क्या हो गया, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या हो गया, मान लीजिए इसमें से जो इसकी वैल्यू घट गई, यानी इसकी जो मशीन की वैल्यू है अब कितनी रह गई, 9 लाख रह गई। ठीक है, तो और ये 1 लाख टायर प्रोड्यूस करके जो कंपनी की इनकम हुई, वो मान लीजिए हुई 50 लाख। ठीक है, तो ये हो गई टोटल जो इनकम टायर प्रोड्यूस करने के बाद। ठीक है, और टायर प्रोड्यूस कर लिया हमने, 50 लाख रुपए हमारी ये इनकम हो गई पहले, और फिर अब हम इसमें ये ग्रॉस वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसे प्रोड्यूस करते करते ये 1 लाख रुपए क्या हो गए, ये जो मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए क्या हो गई, कम हो गई। तो ये 1 लाख रुपए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी जो नेट वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई चीज प्रोड्यूस तो की, साथ ही साथ हमने कोई चीज खोई भी, उस चीज को बनाने में हमने इतना खोया। तो हमारी जो नेट वैल्यू बची वो कितनी बची, 49 लाख। आई बात समझ में? तो यही इसका फॉर्मूला होता है कि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है। जो भी मशीनों में डेप्रिसिएशन लग रहा है वो माइनस कर दिया जाता है कि उस मशीन ने साल भर में कितना कंट्रीब्यूशन किया और उस कंट्रीब्यूशन से उसका कितना वैल्यू कम हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। जैसे एनडीपी में से हम
एनडीपी का जो फॉर्मूला था उसमें हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे थे, एनएनपी में हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो व्हेन डेप्रिसिएशन डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी वी विल गेट वैल्यू ऑफ एनएनपी। सिंपल सी बात है कि जो कंपनीज विदेश में है उनकी भी तो वैल्यू कम हो रही होगी, उनकी मशीन होगी, वो कुछ बना रहे हैं, तो उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे उस वैल्यू में से, तो हमें एनएनपी कैलकुलेट करके आ जाएगी। आई होप आपको ये चारों के चारों जो मेजरमेंट है वो क्लियर होंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। तो ये चारों के चारों प्रोटेक्शन मेथड के अंदर आते हैं। आई होप आपको प्रोटेक्शन मेथड अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनकम मेथड को।